गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 78 एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रेनोकॉर्टिक हार्मोन जो है वो एड्रीनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, जो कि एड्रीनल मेडुला और एड्रीनल कॉर्टेक्स पे कंसिस्ट करता है। 20% जो है वो हमारे पास कॉर्टेक्स होता है, सॉरी 20% होता है हमारे पास सेंट्रल मेडुला और बाकी होता है हमारे पास कॉर्टेक्स। मेडुला से हमारे पास एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन बनते हैं जो कि हमारे पास सिंथेटिक स्टिमुलेशन के अंदर काम आते हैं। और एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो इसको आउटसाइड स्टिमुलेट सराउंड करता है। कॉर्टेक्स के होते हैं हमारे पास 3 जोन, ग्लोमेरुला, फेसिकुलेटा और रेटिकुलर, जिसको हम GFR से निमोनिक करते हैं। दरमियान होता है हमारे पास मेडुला जो कि 20% होता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात करें तो ये इसके अंदर से हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं वो मेनली हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इससे आपका वॉल्यूम मेंटेन कराते हैं, लाइक सोडियम पोटेशियम। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं वो हमारे पास ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। बॉडी के अंदर मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन सा है? एल्डोस्टेरॉन, वो भी हमारे पास यहीं से प्रोड्यूस हो रहा है। और कॉर्टिसोल है वो प्रिंसिपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है जो कि ग्लूकोज की रेगुलेशन में हेल्प करता है। कॉर्टेक्स के होते हैं 3 जोन, सोना, ग्लोमेरुलोसा। ये 3 लेयर होती है, 15% होती है, एल्डोस्टेरॉन बनाती है क्योंकि इसके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन सिंथेज। इसको रेगुलेट, इसकी रेगुलेशन कौन करता है? एंजियोटेंसिन 2 और पोटेशियम का लेवल। जोन ऑफ फेसिकुलेटर जो है 75% होता है। कॉर्टिसोल बनाता है मेनली, जो कि है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और स्मॉल अमाउंट में एड्रीनल एंड्रोजन और एस्ट्रोजन भी बनाता है। और इसको रेगुलेट करता है हमारे पास ACTH फ्रॉम द पाइट्यूटरी ग्लैंड, इंटीरियर पाइट्यूटरी से जो ACTH आ रहा था वो रेगुलेट करता है। उसके बाद हमारे पास जोना रेटिकुलर जो है वो डिहाइड्रोएपी एंड्रोस्टिन या फिर एंडोस्टिन डायोन बनाता है और स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन बनाता है। ACTH जो है वो इसको रेगुलेट करता है। ACTH जो है वो हमारे पास जोना फेसिकुलेटर और रेटिकुलर दोनों फैक्ट को इफेक्ट करता है, और जोना ग्लोमेरुलर इसका लिटिल इफेक्ट होता है। एड्रीनल हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो ये सारे जो हैं ये स्टीरॉइड ड्राइव होते हैं, यानी कि हमारे पास कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे पास स्टीरॉइड सिंथेसिस के कहां से आता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसके अंदर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वहां से ये हमारे पास प्लाज्मा में डिफ्यूज करता है, वहां से हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आता है, स्पेसिफिक रिसेप्टर पे बाइंड करता है, और वहां से ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर आके एंडोसाइटोसिस के जरिए तो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल वहां पे रिलीज करता है और एड्रीनल स्टीरॉइड हार्मोन्स की सिंथेसिस कराता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है। वहां पे हमारे पास होता है कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज एक एंजाइम जो इसको प्रेग्निनोलोन में कन्वर्ट करता है। प्रेग्निनोलोन जो है वो हमारे पास यही स्टेप जो है रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, और ये तीनों जोन्स ऑफ कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर हमारे पास जो है कुछ हार्मोन्स लाइक फिर ACTH जो है वो स्टिमुलेट करता है कॉर्टिसोल की सिक्रीशन, और एंजियोटेंसिन 2 जो है वो स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन। अगर एंजियोटेंसिन 2 प्रेजेंट होगा तो हमारे पास एल्डोस्टेरॉन बनना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास आ गया कोलेस्ट्रॉल आया हमारे पास LDL से कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज स्टेप किया, जिसको हम P450 साइड चेन क्लीवेज एंजाइम भी कहते हैं। ये कन्वर्ट करा दिया इसने प्रेग्निनोलोन में। प्रेग्निनोलोन जो है वो हमारे पास 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज पे काम करेगा, तो ये 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास इसके ऊपर एक्ट करेगा 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉइड, तो ये हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉइड कन्वर्ट होगा तो ये 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन से आगे हमारे पास यहाँ पे 21 हाइड्रोक्सी लेज एक्ट करेगा तो 11 डीऑक्सीकॉर्टिसोल बन जाएगा। फिर ये कन्वर्ट होगा 11 बीटा हाइड्रोक्सी लेज में कॉर्टिकोस्टेरॉन में, और कॉर्टिकोस्टेरॉन पे एल्डोस्टेरॉन सिंथेज एक्ट करेगा तो बन जाएगा एल्डोस्टेरॉन। यहाँ पे भी हमारे पास कुछ यही काम चल रहा है कि हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन पे से हमारे पास बन रहा है 11 डीऑक्सीकॉर्टिसोल, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन से बन रहा है डीऑक्सीकॉर्टिसोल डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन, इससे बन जाएगा हमारे पास कॉर्टिसोल, इससे बन जाएगा कॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉन से आगे बन जाता है एल्डोस्टेरॉन सिंथेज की मदद से एल्डोस्टेरॉन। इसके बाद हमारे पास ये जो दोनों स्टेप है 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलोन और 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, ये हमारे पास जो है वो थर्ड जोन के अंदर बनाते हैं एंड्रोजन, जिसके अंदर एंडोस्टिन डायोन डिहाइड्रोएपी एंडोस्टेरॉन। इस तरह से हमारे पास रिएक्शन हो रहा है जोना ग्लोमेरुलोसा में, ये हो रहा है फेसिकुलेटा में, और ये हो रहा है रेटिकुलर। रिएक्शन से हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज होंगे। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है वो मेन है हमारे पास एल्डोस्टेरॉन है। एल्डोस्टेरॉन जो है वो हमारे पास 90% जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी होती है, और डीऑक्सीकॉर्टिसोन जो इससे ऊपर यहाँ पे बना हुआ है इसके ऊपर हमारे पास 1/30 यानी कि ये भी हमारे पास जो है इसके पास भी मिनरलोकॉर्टिकॉइड की एक्टिविटी होती है लेकिन 1/30 टाइम। और 9 फ्लोरोकॉर्टिसोल ये हमारे पास सिंथेटिक है, ये भी हमारे पास काम करता है। इसके अलावा कौन सा कॉर्टिसोल जो है वो स्लाइटली मिनरलोकॉर्टिकॉइड और कॉर्टिसोन जो है वो भी हमारे पास स्लाइटली मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी रखता है। इसके बाद हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कौन कौन से मेन है वो कॉर्टिसोल। इसके अलावा हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉन और वो कॉर्टिसोन, प्रेडनिसोन, मिथाइल प्रेडनिसोन, डेक्सामेथासोन, ये सारे जो हैं हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं। इनमें से ये 2-3 जो हैं प्रेडनिसोन, मिथाइल प्रेडनिसोन और डेक्सामेथासोन, ये सारे जो हैं हमारे पास सिंथेटिक्स हैं। जो हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन है 90% 95% जो है वो ग्लोबुलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होती है ना, जो कॉर्टिसोल बाइंडिंग प्रोटीन है या ट्रांसकॉर्टिन या एल्डोस्टेरॉन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ मूव करके अटैच होकर प्लाज्मा में मूव करते हैं। जो हमारे पास कॉर्टिसोल है ये पीरियड ऑफ स्ट्रेस के अंदर जो है ACTH की रिलीज होती है, तो उसकी वजह से हमारे पास कॉर्टिसोल रिलीज होता है। इसके बाद हमारे पास ये है कि जो एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन है इनको हमारे पास लिवर में जाकर डिग्रेड कर दिया जाता है, इनको ग्लूक्यूरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट करते हैं, और 25% ये कॉन्जुगेट जो है वो एक्सक्रीट होता है बाइल और फीसिस के बाइल के अंदर, बाकी जो है फीसिस के अंदर, रिमेनिंग कॉन्जुगेट जो है वो लिवर से एंटर होता है सर्कुलेशन में, लेकिन प्लाज्मा में नहीं जाता। और वहां से हमारे पास ये क्या करता है कि किडनी के थ्रू रेडिली फिल्टर होता है और एक्सक्रीट होता है यूरिन में। 25% इन फीसिस है, 75% इन यूरिन। एक्सक्रीटरी रेट की इसकी एवरेज है हमारे पास 15 to 20 मिलीग्राम पर डे और 12 माइक्रोग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड इसकी कॉर्टिसोल की कंसंट्रेशन होती है। अब हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड के फंक्शन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है वो हमारे पास काम क्या कर रहा है, एल्डोस्टेरॉन है वो सोडियम की कंजर्वेशन करा रहा है और पोटेशियम की एक्सक्रीशन करा रहा है। अब अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी होगी तो हमारे पास रीनल सोडियम क्लोराइड की वेस्टिंग होगी और हाइपोकैलेमिया होगा, यानी कि सोडियम और क्लोरीन जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट होंगे और पोटेशियम जो है वो बॉडी के अंदर ज्यादा होगा। जब हमारे पास सोडियम और क्लोराइड बॉडी से लॉस होंगे तो बॉडी का एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, और हमारे पास शॉक लाइक स्टेट प्रोड्यूस हो जाएगी, जिससे डेथ हो जाएगी। इस सबको प्रिवेंट कैसे करने का, एल्डोस्टेरॉन हम एडमिनिस्टर करेंगे, हम दूसरे मिनरलोकॉर्टिकॉइड लाइक सिंथेटिक का नाम तो पता हो क्या था, 9 अल्फा फ्लोरोकॉर्टिसोल, ये सिंथेटिक है। इस तरह हमारे पास जो एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन है वो हमारे पास लाइफ सेविंग होते हैं। इसके बाद हमारे पास एल्डोस्टेरॉन जो है वो मेजर मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जो कि हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, इसकी सिंथेसिस हमने पढ़ ली। कॉर्टिसोल है वो हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर सकता है, और 11 हाइड्रोक्सी बीटा डिहाइड्रोजिनेज जो है एंजाइम वो प्रिवेंट करता है कि कॉर्टिसोल है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के साथ बाइंड ना करे।
और इसलिए वो हमारे पास कॉर्टिसोल को जो है वो कॉर्टिसोन के अंदर कन्वर्ट करा देता है, जो कि हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करता। इस तरह से हम प्रिवेंट करते हैं कि एक्टिविटी ऑफ कॉर्टिसोल, मिनरलोकॉर्टिकॉइड लाइक एक्टिविटी ऑफ कॉर्टिसोल को इस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कॉर्टिसोल हमने देखा था कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड है क्योंकि ये रिसेप्टर के साथ बाइंड कर देता है। कॉर्टिसोन की स्लाइट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी है। अगर हमारे पास कॉर्टिसोल ज्यादा बन रहा है, फिर अगर हमारे पास ज्यादा बन रहा है तो जेनेटिक डेफिशिएंसी है किसी पेशेंट के अंदर 11 बीटा हाइड्रोक्सी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की, तो उसके अंदर हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस सिंड्रोम आएगा, जिसको हम एम कहते हैं। इस पेशेंट के अंदर हमारे पास ये पैथोफिजियोलॉजी होगी, एक्सेस एल्डोस्टेरॉन की एक्सक्रीशन होगी। एल्डोस्टेरॉन की एक्सेस एक्सक्रीशन होगी तो सोडियम जो है वो बहुत ज्यादा रिजर्व होगा और प्लाज्मा से पोटेशियम बहुत ज्यादा एक्सक्रीशन होगी। इसकी हमने ट्रीटमेंट कैसे करनी है? जो हमारे पास 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज है ना, ये हमारे पास अफेक्ट करता है इंट्रासेलुलर रिडॉक्स रिएक्शन और प्रिवेंट करता है कॉर्टिकोल को बाय एक्टिवेटिंग मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। वो पेशेंट जिनके अंदर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है उनके अंदर हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट्स जो है वो कम होते हैं, लेकिन हमारे पास कॉर्टिसोल की प्रेजेंस की वजह से हमारे पास एपेरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस सिंड्रोम, यानी कि लगता है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास प्लाज्मा के अंदर एल्डोस्टेरॉन की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत कम होती है। ये क्यों होती है कंडीशन? क्योंकि हमारे पास इंजेक्शन कर रहे होते हैं वो पर्सन लार्ज अमाउंट में लिकोराइस के अंदर होता है ग्लाइसिरेंटिक एसिड, और ये हमारे पास एएमई को कॉज करता है, और इस तरह हमारे पास अल्फा बीटा 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हो जाती है कमी। रीनल और सर्कुलेटरी इफेक्ट एल्डोस्टेरॉन के क्या होते हैं कि एल्डोस्टेरॉन जो है वो हमारे पास इंक्रीज करता है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को, पोटेशियम की एक्सक्रीशन को। रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर हमारे पास ये प्रिंसिपल सेल्स के ऊपर एक्ट करता है, और एल्डोस्टेरॉन जो है वो सोडियम को कंजर्व करता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, पोटेशियम को यूरिन के अंदर एक्सक्रीट करता है। अगर हमारे पास हाई एल्डोस्टेरॉन आ रहा है तो सोडियम का जो लॉस है यूरिन के अंदर वो बहुत फ्यू मिली इक्विवेलेंट तक रह जाएगा, और अगर हमारे पास लैक ऑफ एल्डोस्टेरॉन है तो अबाउट 10 से 20 ग्राम सोडियम जो है वो रोज का वेस्ट होगा यूरिन के अंदर। एक्सेस एल्डोस्टेरॉन से हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम और आर्टीरियल प्रेशर जो है वो बढ़ता है, और हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की प्लाज्मा की सोडियम कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास इंक्रीज होती है। एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी से हाइपोनेट्रीमिया होता है। अब ये जाहिर सी बात है, सोडियम का एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन क्या है? सोडियम की रिटेंशन। जब सोडियम रिटेन कराएगा तो पानी भी रिटेन होगा, तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ेगा, आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन एल्डोस्टेरॉन की कमी से क्या होगा? हाइपोनेट्रीमिया होगा। सोडियम की रिटेंशन से 5 to 15% हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम जो है इंक्रीज करेगा, और आर्टीरियल प्रेशर हमारे पास 15 से 25 mm मर्करी इंक्रीज करेगा, और रीनल सोडियम आउटपुट जो है वो हमारे पास यही जो एलिवेटेड बीपी है ये हमारे पास रीनल आउटपुट ऑफ सोडियम और वाटर को एल्डोस्टेरॉन की ज्यादा होने के बाद भी नॉर्मल कर देगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एल्डोस्टेरॉन एस्केप। एल्डोस्टेरॉन एस्केप ये होता है कि अगर हमारे पास ब्लड वॉल्यूम वगैरह बढ़ गया ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन के ज्यादा होने की वजह से, सोडियम के ज्यादा होने की वजह से, तो हमारे पास ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना जो है वो हमारे पास इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर जो है वो प्रेशर नाइट्रोयूरेसिस और डायूरेसिस कराएगा, और हमारे पास वाटर और सोडियम के एक्सक्रीशन को करा देगा नॉर्मल। इस प्रोसेस को कहते हैं हम एल्डोस्टेरॉन एस्केप। thereafter रेट ऑफ गेन ऑफ वाटर एंड सोडियम बाय द बॉडी इज 0, और बैलेंस मेंटेन होता है वाटर की इनटेक और आउटपुट के दरमियान। और हाइपरटेंशन तो डेवलप होती है, लेकिन पर्सन जो है उसके अंदर हाई एल्डोस्टेरॉन है, हाइपरटेंशन है, लेकिन सोडियम और वाटर जो है वो नॉर्मल है। और जब हमारे पास एल्डोस्टेरॉन की एक्सक्रीशन जो है वो 0 होगी तो लार्ज अमाउंट में सोडियम जो है लॉस होगा, जिससे हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम क्लोराइड की होगी डेफिशिएंसी, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, सर्कुलेटरी शॉक में जाएगी बॉडी, और अगर थेरेपी नहीं करेंगे तो विदिन फ्यू डेज एड्रीनल ग्लैंड जो है वो स्टॉप कर देगा स्क्रीटिंग। अगर हमारे पास एल्डोस्टेरॉन जो है एक्सेस आ रहा है तो वो कराएगा हमारे पास हाइपोकैलेमिया, यानी कि वो पोटेशियम की एक्सक्रीशन करा रहा था तो उससे हो जाएगा हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया से होगी मसल वीकनेस, और एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी से होगा हाइपरकैलेमिया, और उससे होगा हमारे पास कार्डियक टॉक्सिसिटी। एक्सेस एल्डोस्टेरॉन जो है वो ट्यूबुलर हाइड्रोजन आयन को इंक्रीज करेगा, उसकी एक्सक्रीशन को, यानी कि हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन को इंक्रीज कराता है, और साथ में ये कराता है अल्कलॉसिस, क्योंकि जब हाइड्रोजन आयन लॉस होंगे तो हमारे पास होगी अल्कलॉसिस। इसके बाद हमारे पास एल्डोस्टेरॉन जो है वो स्टिमुलेट कराता है सोडियम और पोटेशियम ट्रांसपोर्ट इन द स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एंड इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल। अब हमारे पास जो है ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन तो करा रहा है, इसके साथ साथ ये क्या करा रहा है हमारे पास सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम बाय द डक्ट्स। स्वेट ग्लैंड्स को ये अफेक्ट कर रहा है। हॉट एनवायरनमेंट में हमारे पास कंसंट्रेशन कंजर्व कराता है बॉडी सॉल्ट्स को इन हॉट एनवायरनमेंट। सलाइवरी ग्लैंड से हमारे पास भी तो सोडियम और क्लोराइड वगैरह जो है वो वेस्ट होते हैं, तो हमारे पास सोडियम और क्लोराइड कराता है रीअब्जॉर्प्शन स्वेट ग्लैंड्स और दूसरे ग्लैंड्स में लाइक रीनल ट्यूब्यूल्स में, और हर जगह ये क्या कर रहा है सोडियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन, पोटेशियम और हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन। एल्डोस्टेरॉन जो है वो ग्रेटली एनहांस करेगा सोडियम की एब्जॉर्प्शन बाय द इंटेस्टाइन। और उसके बाद हमारे पास सेलुलर मैकेनिज्म क्या है एल्डोस्टेरॉन के एक्शन का? एल्डोस्टेरॉन के हमारे पास होते हैं रिसेप्टर, साइटोप्लाज्मिक मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स होते हैं, जाके इसके साथ बाइंड कर जाते हैं, बाइंड करके जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जाके हमारे पास इसकी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को बढ़ाते हैं। अब इसकी ट्रांसलेशन से हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल के एंजाइम जो है वो इफेक्ट होते हैं, साथ में सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप का काम होता है, और साथ में सोडियम चैनल्स बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और रोम के एक चैनल्स हैं जो कि पोटेशियम की एक्सक्रीशन कराते हैं, और सोडियम जो है वो अंदर आता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर बाइंड करेगा, और रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल के अंदर हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स पड़े हुए होते हैं, इनकी हाई एफिनिटी होती है कॉर्टिसोल के लिए, और एंजाइम जो है अल्फा बीटा अल्फा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज नॉर्मली जो है वो कॉर्टिसोल को कॉर्टिकोस्टेरॉन में कन्वर्ट करता है, तो वो हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से बाइंड नहीं करता, ये बात हमने पहले भी पढ़ी। एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनाएगा, और वहां से प्रोटीन्स बनेंगी, मैसेंजर आरएनए जो है वो डिफ्यूज करेगा प्लाज्मा के साइटोप्लाज्म के अंदर, वहां पे आके बन जाएंगे इसकी प्रोटीन थ्रू ट्रांसलेशन। इसके बाद हमारे पास एक्शन क्या ये हमारे पास बनाएगा एंजाइम मेम्ब्रेन ट्रांसप्रोटीन, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप्स बनाएगा, सोडियम चैनल्स बनाएगा, इसके अलावा पोटेशियम के लिए हमारे पास चैनल्स बनाएगा लाइक, और सोडियम पोटेशियम और हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट करेगा। इसके बाद हमारे पास है इसके नॉन जीनोमिक इफेक्ट्स। नॉन जीनोमिक इफेक्ट्स क्या है हमारे पास के? ये बाइंड करता है स्टीरॉइड्स को सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड कराता है, मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के साथ, और सेकंड मैसेंजर के साथ कपल कराता है, साइक्लिक एएमपी के थ्रू एक्ट करता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर लेस देन 2 मिनट्स के अंदर। रेगुलेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन की अगर हम बात करें तो फॉलोइंग फैक्टर जो है इसके रेगुलेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं। अगर पोटेशियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा हो रही है तो एल्डोस्टेरॉन की एक्सक्रीशन ज्यादा होगी, एंजियोटेंसिन 2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है तो एल्डोस्टेरॉन की एक्सक्रीशन ज्यादा होगी। अगर हमारे पास सोडियम की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर ज्यादा है तो वो एल्डोस्टेरॉन को कम करेगी। इंक्रीज एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड जो है वो हमारे पास नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड क्या करेगा? प्रेशर नाइट्रोयूरेसिस यानी कि सोडियम को कम करेगा, तो हमारे पास वो ज्यादा करेगा एल्डोस्टेरॉन की एल्डोस्टेरॉन की एक्सक्रीशन को कम कराएगा ये भी।
ये क्यों रिलीज हो रहा है? क्योंकि सोडियम ज़्यादा होती है, सोडियम ज़्यादा होती है तो एड्रेनल नाइट्रिक पेप्टाइड रिलीज होता है, तो हमारे पास एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन कम होगी। एसीटीएच जो है वो एंटीरियर पाइट्यूटरी से जो है वो नेसेसरी है एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन के लिए, क्योंकि वो हमारे पास इसके लिटिल इफेक्ट तो होता है लेकिन फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर, लेकिन ये कंट्रोल ये सिक्रीशन के लिए जरूरी होता है लेकिन कंट्रोल नहीं करता सिक्रीशन को। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के फंक्शन अगर हम देखें तो हमारे पास कॉर्टिसोल आता है, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड 95% जो एक्टिविटी है वो हमारे पास हाइड्रोकॉर्टिसोन करता है। स्टिमुलेशन ग्लूकोनियोजेनेसिस की कराता है कॉर्टिसोल, हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस की ग्लूकोज की सेंसिस कराता है कॉर्टिसोल, जो है वो एंजाइम जो कि अमीनो एसिड से ग्लूकोज बनाते हैं जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनकी सेंसिस को इंक्रीज कराता है, मोबिलाइजेशन कराता है अमीनो एसिड की फॉर्म एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू मेनली मसल्स, और इसको लेकर आता है लिवर में और वहां पे जाकर बनाता है इससे ग्लूकोज। उसके अलावा कॉर्टिसोल जो है एंटागनाइज करता है इंसुलिन के इफेक्ट्स को, यानी कि इंसुलिन करा रहा था हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम, जबकि कॉर्टिसोल करा रहा है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को ज्यादा, तो हमारे पास इसकी वजह से इसको डायबेटोजेनिक भी कहते हैं। हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करता है स्केलेटल मसल के अंदर, और इस तरह से हमारे पास डायबिटीज कॉज करा देता है। हमारे पास ग्लूटाफोर जो होते हैं उनकी ट्रांसलोकेशन को कम करता है, ग्लूटाफोर जो है वो हमारे पास ग्लूकोज की एंट्री कराते हैं इन रिस्पांस टू इंसुलिन इनटू द मसल्स। जब ये हमारे पास कम होंगे तो हमारे पास ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा तो डायबिटीज हो सकती है, जिसको हम कहेंगे एड्रीनल डायबिटीज। और ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोज एक ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कराता है, ऊपर से ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन भी कम कराता है, ऊपर से इंसुलिन की भी इंसेंसिटिविटी कराता है, इन सारी रीजन की वजह से हमारे पास हो जाती है ग्लूको एड्रीनल डायबिटीज। इसके बाद हमारे पास कॉर्टिसोल का इफेक्ट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे क्या है कि प्रोटीन के स्टोर्स जो है वो सेल के अंदर डिक्रीज करता है, और जो लिवर है वहाँ पे ये हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन और लिवर के अंदर प्रोटीन वगैरह जो है वो बनाता है, यानी कि इसका दोनों तरह से इफेक्ट है। प्रोटीन्स के ऊपर हमारे पास ये मसल्स वगैरह की प्रोटीन तोड़ के अमीनो एसिड को मोबिलाइज कराता है, और ब्लड के अंदर अमीनो एसिड की कंसंट्रेशन को ज्यादा करता है, और लिवर के अंदर हमारे पास ये जाकर प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है। यहाँ बस क्या कर रहा है, डीअमाइनेशन ऑफ अमीनो एसिड को ज्यादा करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को लिवर के अंदर ज्यादा करता है, प्लाज्मा प्रोटीन की फॉर्मेशन को ज्यादा करता है, उसको अमीनो एसिड्स को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कराता है, एनहांस कराता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को। इसका फैट पे क्या इफेक्ट है, फैट की भी मोबिलाइजेशन कराता है, यानी कि प्लाज्मा के अंदर फ्री फैटी एसिड की कंसंट्रेशन को करता है ये इंक्रीज, और ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड को कराता है इंक्रीज। एक्सेसिव कॉर्टिसोल जो है वो ओबेसिटी कॉज करता है। अब ये किस तरह है, हमारे पास कॉर्टिसोल जो है वो मॉडरेट अमाउंट में तो फैटी एसिड को मोबिलाइज करा रहा है, लेकिन एक पेक्यूलियर टाइप की ओबेसिटी इसके डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं बुफेलो लाइक टॉर्सो एंड राउंड मून फेस। इसमें होता है कि ये चेस्ट वाले रीजन के अंदर और बैली वाले रीजन के अंदर जो है फैट्स को डिपॉजिट कराता है और बाकी जगह से फैट्स को डिसॉल्व कराता है। कॉर्टिसोल के लिए हमारे पास रिलीज के लिए कौन कौन से स्टिमुलस हो सकते हैं, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, इंटेंस हीट या कोल्ड में रिलीज हो सकता है, इंजेक्शन नॉरएपिनेफ्रिन का, यहाँ पे सिम्पैथेटोमिमेटिक ड्रग्स का, सर्जरी और नेक्रोटाइजिंग सब्सटेंसेस, और कोई एनिमल जो मूव नहीं कर रहा उसके अंदर रिलीज हो सकता है। उसके अलावा डिबिलिटेटिंग डिजीज जो आपको डिबिलिटेटिंग डिजीज जो हमारे पास हमें माजूरी की तरफ ले जा रही है, उन डिजीज के अंदर हमारे पास कॉर्टिसोल रिलीज होता है। अब कॉर्टिसोल जो है वो हमारे पास स्ट्रेसफुल कंडीशन मेनली हमारे पास क्या है कि स्ट्रेसफुल कंडीशन जो है हमारे पास कॉर्टिसोल को रिलीज करा रही है। इस तरह से क्या होता है, एक पॉसिबिलिटीज की है कि रैपिड मोबिलाइजेशन अमीनो एसिड की कराता है और सेलुलर स्टोर ऑफ फैट्स को मोबिलाइज कराता है और एनर्जी अवेलेबल करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और इस तरह से हमारे पास स्ट्रेस को कूप अप करते हैं मोमेंटरली। इसके अलावा इसके होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। हाई लेवल ऑफ जो कॉर्टिसोल है वो हमारे पास अगर कुछ कंडीशन में लाइक हमारे पास रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगा, ट्रॉमा और डिजीज होगी, ठीक है। इसमें हम करेंगे क्या, लार्ज अमाउंट में एडमिनिस्टर करेंगे कॉर्टिसोल, जिससे हमारे पास ब्लॉक हो जाएगी इन्फ्लेमेशन। वो कैसे होगी, हमारे पास इन्फ्लेमेशन में 5 मेन स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। इसमें हमारे पास होता है टिश्यू डैमेज हुआ, टिश्यू डैमेज की वजह से हिस्टामिन, ब्राडिकाइन, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन वगैरह रिलीज हुए, उसकी वजह से हो गया हमारे पास वो एरिया इन्फ्लेम, इसको हम कहेंगे इरिथमा। रिलीज प्रोडक्ट्स की वजह से लीकेज ऑफ लार्ज अमाउंट होगी प्लाज्मा की आउट ऑफ द कैपिलरीज के अंदर से, जब प्लाज्मा रिलीज हुआ तो टिश्यू में आके वो नॉन फिटिंग टाइप का एडिमा बनाएगा, वो फिर उस एरिया के अंदर ल्यूकोसाइट आएंगे, डब्ल्यूबीसीज इन्वेड करेंगे, और फिर हमारे पास वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू जो है वो ग्रो करेगा ताकि वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस हो सके। ये सारा प्रोसेस जो है वो इन्फ्लेमेशन का। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, इसके अर्ली स्टेजेस को कर देता है ब्लॉक, और नोटिसेबल इन्फ्लेमेशन नहीं होती। अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो पहले ये क्या करता है, रैपिड रेजोल्यूशन कराता है इन्फ्लेमेशन की और हीलिंग को रैपिड कर देता है। कैसे, सबसे पहला काम इसने क्या किया कि ये हमारे पास यहाँ तो ब्लॉक कराता है अर्ली स्टेज को ब्लॉक कैसे कराता है, लाइसोसोम मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर देगा, जिससे हमारे पास एंजाइम रिलीज होंगे। कॉर्टिसोल है वो कैपिलरी की परमिएबिलिटी को कर देगा डिक्रीज, यानी कि कैपिलरी के पोर्स को मूवमेंट